हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप लोग के बीच आरवीएस टीचिंग पे। आज आरवीएस टीचिंग पे आप लोग के बीच टाइप 7 लेके आए हैं। तो छोटू, आप लोग का अलैंगिक जन संपूर्ण रूप से समाप्त हो गया, जैसा कि आप लोग देख लिए हैं। उसके बाद छोटू आप चलते हैं अपना लोग लैंगिक जनन की ओर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ओर। छोटू, सबसे पहले अगर इसकी बात किया जाए ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो मैं उस दिन भी बताया था कि अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात किया जाए तो यह भी प्लांट और एनिमल दोनों में होते हैं। प्लांट एनिमल दोनों में कहने का मतलब क्या, उस दिन भी जब मैंने आपको बताया था कि पादप में कायिक प्रवर्धन, तो आपको मैं ये चीज़ बताया था कि कायिक प्रवर्धन जो होते हैं यह एक प्रकार की अलैंगिक जनन की विधि है। तो कायिक प्रवर्धन जो अलैंगिक जनन की विधि है, इस विधि के अंतर्गत आपको बताया गया था जो समान व्यष्टि को क्लोन किया जाता है। लेकिन आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, लैंगिक जनन। वो भी पढ़ रहे हैं कि मानव में पढ़ेंगे और जीवों में यानी कहने का मतलब जंतुओं में पढ़ेंगे। तो देखते हैं कि छोटू किस प्रकार मानव में और किस प्रकार जंतुओं में लैंगिक जनन की प्रक्रिया को संपन्न होती है, वो चीज़ देखते हैं। हालांकि इस वीडियो में हम देखेंगे कि सबसे पहले अगर बात किया जाए छोटू लैंगिक जनन की प्रक्रिया में, तो लैंगिक जनन की प्रक्रिया पृथ्वी पर के दोनों जीवों में संपन्न होती है। और एक होते हैं आपका मानव और दूसरा होता है आपका क्या, पौधा। यानी कहने का मतलब मानव और दूसरा क्या होते हैं, पौधे। यानी जिसको क्या कहते हैं, ह्यूमन और प्लांट। सिंपल सी बात है। अगर बात किया जाए छोटू मानव की और प्लांट की, तो मानव में भी रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत होती है और जंतु में भी रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया या पादप में भी रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत होती है। तो छोटू इसके लिए बताया गया है कि सर उसमें आप लोग देखें, अलैंगिक जनन की विधि में आप लोग देखें, पादप के कायिक भाग, फूल को छोड़कर अन्य सारे भागों से क्या किया जाता था, व्यष्टि को क्लोन किया जाता था। लेकिन अगर यहां पर बात किया जाए तो यहां पर पादप में आपका छोटू वो सब चीज छोड़ के यहां पे क्या लेना है, फूल को लेना है। यानी कहने का मतलब फूल के द्वारा यहाँ पे लैंगिक जनन को क्या करना है, संपन्न करना है। किस में, पादप में। और छोटू अगर मानव की बात किया जाए तो मानव में अपना लोग पढ़ते थे क्या, एगो मेल होता है और एगो क्या होते हैं, फीमेल होते हैं। लेकिन मेल और फीमेल उस समय वर्तमान में समझाया जाता था, लेकिन वास्तव में जो होते हैं वो आपको बताता हूं। मेल यानी फीमेल के अंदर पाए जाते हैं अंडाशय। क्या पाए जाते हैं, अंडाशय, जिसको हम लोग ओवरी कहते हैं। अंडाशय पाए जाते हैं जिसको हम लोग ओवरी कहते हैं। ये जो होते हैं ये मानव के जनन में मदद करते हैं। इसके साथ साथ मेल गेमिट के अंतर्गत जो आपका आता है वो आता है टिस्टिस, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, विरिसन कहते हैं। तो पादप की अगर बात किया जाए तो पादप में फूल इसका महत्वपूर्ण भाग है। जबकि अगर बात किया जाए किसमें, मानव में, तो मानव में इनका दो शरीर का लैंगिक अंग है, जो है आपका अंडाशय और दूसरा क्या है, विरिसन। तो कोई पूछे बताइए छोटू पादप का लैंगिक अंग कौन है, तो क्या बोलिएगा, फूल। और मानव का लैंगिक अंग कौन है, तो बोलिएगा अंडाशय और दूसरा में क्या बोलिएगा, विरिसन। सिंपल सी बात है। अगर उसके बाद अगर बात किया जाए तो छोटू किस प्रकार ये अपने प्रक्रिया को अंजाम देते हैं सो देखते हैं। सबसे पहले जो ये ओवरी जो है, ओवरी ये आपका फीमेल में आता है, तो मादा में मैंने लिख दिया। उसके बाद ये जो टिस्टिस जो है, टिस्टिस ये आपका नर में आता है, तो इसको नर में लिख दिया। तो ये आपस में क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं। क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं। तो जब यह नर आपस में क्रॉस करते हैं तो इनका नर का कौन अंग भाग लेता है, विरिसन। और मादा का कौन सा अंग भाग लेता है छोटू, अंडाशय। मादा का अंडाशय भाग लेता है, जबकि नर का कौन भाग लेता है, विरिसन। उसके बाद छोटू अगर आगे बात किया जाए तो विरिसन जो होता है ना, विरिसन वो हर हमेशा नर युग्मक क्या करते हैं, नर युग्मक यानी मेल गैमेट। क्या करते हैं, मेल गैमेट को स्रावित करते हैं। जबकि मादा जो होते हैं ना, मादा वो मादा क्या करते हैं, फीमेल गैमेट को स्रावित करते हैं। तो आपको एक बताया गया था लैंगिक जनन की विधि में कि लैंगिक जनन से उत्पन्न जो संतान होते हैं वो माता पिता के समान नहीं होते हैं, लेकिन उसमें दो जनकों का गुण पाया जाता है। छोटू कितने जनकों का गुण पाया जाता है, दो जनकों का। और उनमें दो जनकों के गुणसूत्र का आदान प्रदान होता है। तो छोटू आप जानते हैं कि मानव के शरीर में 22 जोड़ा गुणसूत्र जो होते हैं वो एक समान होते हैं, जिसको क्या कहते हैं, ऑटोसोम। ऑटोसोम। अब 22 जोड़ा यानी कहने का मतलब क्या, 44 22 जोड़ा कहने का मतलब 44 गुणसूत्र। उसके बाद अगर इधर से मेल गेमिट है, इधर से फीमेल गेमिट है,
तो 44। और हम जानते हैं कि इसके अलावा एक क्या होते हैं, लिंक क्रोमोसोम होते हैं, जिसको हम एक्स कहते हैं और एक्स वाई कहते हैं। तो छोटू आप देखिएगा इसमें भी एक्स कॉमन है और इसमें भी एक्स कॉमन है, लेकिन इसमें एक्स कॉमन नहीं है और इसमें एक्स कॉमन है, लेकिन इसमें वाई कॉमन नहीं है। तो यहां पे कह रहा है, छोटू थोड़ा देर के लिए समझिएगा, कि 44 है, 44, तो हम इसको 44x लिख सकते हैं अगर मेल की बात किया जाए तो, ठीक है। अगर फीमेल की बात किया जाए तो फीमेल में इसको हम 44x लिख सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये भी x और ये भी x दोनों कॉमन है, तो इसको मैं 44x लिख दिया, और फीमेल जो ई भी कॉमन है तो इसको मैंने 44x लिख दिया। अब बताइए छोटू, अगर संतति लड़की होती है तो जानते हैं कि x होता है, देखिए छोटू 44 और 2 46 पूरा की नहीं। उसके बाद अगर संतति लड़का होता है तो XY और XY, देखिए 46 पूरा की नहीं। तो यही होते हैं, इनमें दो जनकों के गुणसूत्र का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। उसके बाद अगर बात किया जाए तो आप जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया था, तो आप यहाँ पे XX भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे XX इधर होगा और XY उधर होगा, सिंपल सी बात है। उसके बाद अगर बात किया जाए तो इसमें भी आपका 46 पुर रहा है और इसमें भी आपका 46 पुर रहा है, सिंपल सी। तो कह रहा है जब मेल गेमिट और फीमेल गेमिट आपस में मिलते हैं तो जाइगोट का निर्माण हो जाता है, यानी युग्मनजों का निर्माण हो जाता है। और ये जो युग्मनज होते हैं इनमें संतति कितने पाए जाते हैं, यानी इनमें गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं, 46 पाए जाते हैं, और नए जीवों का निर्माण हो जाता है, नए शिशु का निर्माण हो जाता है। तो छोटू अब बात किया जाता है कि नर युग्मक जो है, नर युग्मक और मादा युग्मक, ये अगर अलग अलग है तो ये युग्मकों का निर्माण करते हैं। लेकिन पृथ्वी पर बहुत से ऐसे जीव हैं, पृथ्वी पर बहुत से ऐसे जीव हैं जिसमें ये अलग अलग नहीं है, कहीं है तो अलग अलग है और कहीं है तो दोनों में है। तो छोटू जिसमें, तो इसके लिए हम दो चीज पढ़ना पड़ता है। सबसे पहला पढ़ना पड़ता है एक लिंगी। क्या पढ़ना पड़ता है, एक लिंगी। इसके बारे में समझिएगा। देखिए बोल रहा है कि जिसमें एगो लैंगिक अंग मौजूद हो, तो बोल रहा है कि एक लिंगी वैसे जीव जिनमें नर एवं मादा अलग अलग शरीर में पाए जाते हैं, जिनमें नर एवं मादा अलग अलग शरीर में पाए जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, एक लिंगी। तो आपका ये जो आप देख रहे हैं, ये जो डाटा देख रहे हैं, वो किस जीव के लिए है, एक लिंगी जीव के लिए है, एक लिंगी जीव के लिए। बोलिएगा वैसे जीव जिसमें नर युग्मक एवं मादा युग्मक अलग अलग शरीर में पाए जाते हैं और वो क्या करते हैं, संतान का उत्पादन करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, एक लिंगी जीव। जैसे में आपका हो गया कुत्ता हो गए, बिल्ली हो गए, बंदर हो गए, बहुत सारे जीव हो गए। तो उसके बाद छोटू आपका आता है द्विलिंगी जीव। इसके बारे में समझिएगा। तो देखिए बोलिएगा वैसे जीव जिसमें नर युग्मक एवं मादा युग्मक, वैसे जीव जिसमें नर युग्मक एवं मादा युग्मक एक ही शरीर में न होकर, वैसे जीव जिसमें नर युग्मक एवं मादा युग्मक एक ही शरीर में न होकर, एक ही शरीर में नहीं, मतलब कहने सॉरी, वैसे जीव जिसमें नर युग्मक एवं मादा युग्मक एक ही शरीर में मौजूद होते हो, उसको क्या कहते हैं, द्विलिंगी। इसमें कहाँ था, अलग अलग था, और इसमें क्या था, एक ही जीव में। बोलिएगा वैसे जीव जिसमें नर युग्मक एवं मादा युग्मक एक ही शरीर में पाए जाते हो और दोनों आपस में मिलकर निषेचन की प्रक्रिया को अंजाम देते हो, उसको क्या कहते हैं, द्विलिंगी जीव। जैसे में आपका पहला हो गया छोटू केचुआ, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। उसके बाद छोटू आपका आ गया जोक, उसके बाद आ गया आपका स्टारफिश और उसके स्टारफिश, उसके बाद आ गया व्हेल। तो याद रखिएगा ये सब क्या है, द्विलिंगी जीव है। इसमें मेल और फीमेल दोनों एक ही शरीर में पाए जाते हैं। आप देखे होंगे केचुआ को देखे होंगे, तो केचुआ जो जलीय जीव है और जलीय एवं स्थलीय दोनों है, उसमें नर युग्मक एवं मादा युग्मक एक ही शरीर के अंदर पाए जाते हैं। पुनः आप जोक को देखे होंगे बरसात के मौसम में, उनमें भी नर युग्मक एवं मादा युग्मक एक ही में पाए जाते हैं। स्टारफिश को देखे होंगे, स्टारफिश एक प्रकार की समुद्री मछली है, इसमें भी नर युग्मक एवं मादा युग्मक एक ही जीवों में पाए जाते हैं। फिर व्हेल को देखे होंगे जो समुद्री जीव है, इसमें भी क्या होते हैं, नर युग्मक एवं मादा युग्मक एक ही जीवों में पाए जाते हैं। छोटू उसके बाद आपका पढ़ना पड़ता है पादप में। तो अगर पादप का लैंगिक लक्षण के बारे में बात किया जाए ना, या पादप का लैंगिक जन के बारे में बात किया जाए ना, तो उसके अंतर्गत आपको एक चीज पढ़ना पड़ता है, फूल। कोई पूछे
पादप का प्रमुख जनन अंग कौन है? तो इसमें भी नर युग्मक एवं मादा युग्मक पाए जाते हैं, लेकिन यह पाए जाते हैं एक ही बॉडी के अंदर। तो देखिए, अगर इसकी बात किया जाए छोटू, तो बोलिएगा सबसे पहले इसका आता है फूल, जो कि क्या है? यह एक प्रकार का पौधा का प्रमुख जनन अंग है, जो कि लैंगिक जनन की प्रक्रिया में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रखता है। तो कोई पूछ दे छोटू फूल क्या है, तो उसके बारे में बोलिएगा फूल एक प्रकार का पादप परो है। फूल एक प्रकार का पादप परो है या पादप का प्रमुख जनन अंग है, जो क्या करता है? पौधे में जनन की प्रक्रिया को क्या करते हैं? अंजाम देते हैं। सिंपल सी बात है। उसके बाद अगर बात किया जाए तो इसके जनन अंग की बात किया जाए तो ये जो आप देख रहे हैं नीचे में, ये जो आप देख रहे हैं, ग्रीन मार्कर नहीं होने के कारण मैंने ब्लैक से ही बना दिया, ये जो है इसको बोला जाता है बाह्य दल पुंज। क्या कहा जाता है? बाह्य दल पुंज। छोटू आप देखे होंगे कोई जो फूल रहता है उसके नीचे में जो पत्ती झुकी रहती है, जो हरे कलर का रहता है, उसको क्या कहते हैं? बाह्य दल पुंज। इनका काम क्या होता है छोटू समझिएगा, ये क्या करते हैं? जब पुष्प कली की अवस्था में रहते हैं, जब पुष्प कली की अवस्था में रहते हैं तो इसको यह क्या करके रखता है? ऊपर से ढक के रखता है। जब पुष्प कली की अवस्था में रहते हैं तो इसको यह क्या करता है? ऊपर से ढक के रखता है और कली को पोषण देता है। पोषण देने के साथ साथ, इतना ही नहीं, पोषण देने के साथ साथ यह उसको कीट से, सूक्ष्म जीवों से या अन्य किसी कारक से या पर्यावरण के संतुलन से इसको रक्षा करते रहता है। लेकिन जब पुष्प खिल जाते हैं तो यह नीचे में आके क्या हो जाता है? जमा हो जाते हैं। जैसे में आप देखे होंगे कोई भी पुष्प लिए होंगे तो उसका अगर नीचे का अगर वृंत पकड़े होंगे तो वृंत के ठीक ऊपर, जैसे में ये जो है ना छोटू, ये आपका है वृंत, यानी कहने का मतलब जो पुष्प को खड़ा करके रखता हो, जो पुष्प को खड़ा करके रखता हो, जिसको आप पकड़कर किसी को देते हो, यो क्या है? आपका वृंत। तो ये वृंत के ठीक ऊपर जो पाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं? बाह्य दलपुंज। क्या कहा जाता है? बाह्य दलपुंज। उसके बाद दलपुंज किसे कहते हैं? तो छोटू अगर इसकी बात किया जाए ना तो दलपुंज के अंतर्गत जो आप रंग बिरंगी पत्तियां देखते हैं, उसमें पत्तियां देखते हैं, वो क्या है? दलपुंज है। वो क्या है? दलपुंज है। जैसे में आप देखे होंगे कि गुलाब का वो जो छुड़ा देते हैं पूरा का पूरा पत्ती, वही आपका क्या है? दलपुंज है। कोई पूछे संपूर्ण फूल का विकास किसमें होता है, तो क्या बोलिएगा? दलपुंज में। क्योंकि ये जो अपना दलपुंज है ना, दलपुंज, ये रंग बिरंगे होते हैं, रंग बिरंगे होते हैं। अब रंग बिरंगे क्यों होते हैं? देखे होंगे बहुत सारे पुष्प होते होंगे, उनका रंग बिरंगे होते हैं, और बहुत सारे ऐसे पुष्प होते होंगे जो सफेद होते हैं, जिनकी पंखुड़ियां। तो छोटू इसमें नेचुरल कोई विधि है। कहा जाता है कि जो पुष्प रंग बिरंगे होते हैं वो प्रायः दिन में खिलते हैं, और जो पुष्प क्या होते हैं? सफेद होते हैं, वो रात में खिलते हैं। जो रात में खिलते हैं उनमें गंध ज्यादा होती है, और जो दिन में खिलते हैं उनमें गंध बहुत ही कम होती है। सिंपल सी बात है। इसी के लिए ये क्या करते हैं? भौरे को आकर्षित कर लेते हैं। ये दिन में खिलकर रंग बिरंगे होते हैं तो भौरे को आकर्षित कर लेते हैं, और कोई रात में खिलते हैं तो वो अपने गंध के जरिए क्या करते हैं? भौरे को आकर्षित कर लेते हैं। उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं, ये है आपका अंडाशय। क्या है? आपका अंडाशय। अंडाशय, ठीक है। और ये आप छोटा छोटा जो देख रहे हैं ये सब क्या है? अंडाणु है, ठीक है। उसके बाद अगर बात किया जाए तो ई ऊपर का जो भाग है ना, यही है आपका क्या? स्त्री केसर। क्या है? स्त्री केसर। स्त्री केसर। ये जो आपका जो ये भाग दिख रहा है, ये है आपका पुंकेसर। इसी में पाए जाते हैं क्या? परागकण। क्या पाए जाते हैं? परागकण। तो छोटू मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।